पांचवें चरण के मतदान को लेकर के अब चुनावी प्रचार जो है वो थम चुका है और किस तरीके से तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए जनता के बीच पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। इसी को लेकर के अब अपने बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पांचवें चरण का चुनावी शोर थम चुका है। पांचवें चरण में 49 सीटों पर 20 मई को यानी आने वाले सोमवार को मतदान होंगे। तो देखिए, पांचवें चरण का चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। पांचवें चरण में 8 राज्यों में सोमवार को वोटिंग होगी। 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। यूपी में 14 सीटों पर 20 मई को मतदान, तो महाराष्ट्र में 13 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 7 जबकि बिहार में 5 सीटों पर इस दरमियान मतदान होंगे। ओडिशा की 5, झारखंड की 3 सीटों पर भी वोटिंग। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1-1 सीटों पर मतदान होंगे। तो देखिए, पांचवें चरण के चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए जबरदस्त चुनावी प्रचार किया। हमने देखा किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपना पूरा दमखम लगाती हुई, तो इंडी गठबंधन भी कहीं पीछे नहीं है। हर संभव कोशिश इंडी गठबंधन की ओर से भी की गई कि इन चुनावों में जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और जनता से जुड़े हुए मुद्दे उन्हें गिनाए बताएं। बीजेपी जहां बीते 10 सालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दरमियान देश में किस तरीके से अभूतपूर्व विकास हुआ, ये गिनाती बताती नजर आई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार इसे हिंदू मुस्लिम शक्ल देने की कोशिश करते रहे। इन चुनावों के दरमियान जो पांचवें चरण का मतदान होना है, इससे पहले कई प्लेटफॉर्म्स पर हिंदू मुस्लिम जैसे विषयों को देखा गया, सुना गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर हमला किया। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर यह आरोप लगाते नजर आए कि ये लोग राम मंदिर को पचा नहीं पा रहे हैं और अगर एक बार फिर आपने इन्हें सत्ता तक पहुंचाया तो ये फिर रामलला को टेंट तक भी पहुंचा देंगे। तो लगातार देखिए, पांचवें चरण के मतदान से पहले किस तरीके से किन मुद्दों के बीच दोनों ही खेमों की तरफ से अपना पूरा ताकत लगाते हुए जनता के बीच जीत का आशीर्वाद मांगने का क्रमबद्ध सिलसिला जारी रहा। हमने राहुल गांधी को भी देखा जो रायबरेली के इस रण में उतरे हैं और किस तरीके से जनता के बीच वो वोट अपील करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा उनकी तरफ से हमला, आरोप यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर सियासत करने का, तो वहीं बीजेपी के खेमे से भी लगातार पलटवार जारी रहा और कई मुद्दों पर विपक्षी खेमे को घेरने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का मुद्दा भी खासा गरमाया रहा और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जमकर बीजेपी की तरफ से आड़े हाथों लिया जाता रहा। अब आपको बता दें कि 20 मई वो तारीख जब पांचवें चरण का मतदान होगा। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर रही हूँ। रजनीश मेरे साथ लखनऊ से, वहीं आशुतोष मेरे साथ बिहार से जुड़ गए हैं, पटना से लाइव। रजनीश, आपका रुख करते हुए इन चुनावों के लिए जिस तरीके से दोनों ही खेमों से लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, अगर पांचवें चरण के मतदान से पहले बात की जाए तो जो मुद्दे हावी रहे उसमें देश के अलावा पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या संबंध हैं, वो भी खासे चर्चाओं में रहे। हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान का मुद्दा भी गरमाया। एक खेमे से दावा कि हमने पाकिस्तान में घुस करके न सिर्फ दुश्मनों को जवाब दिया, वहीं कांग्रेस पार्टी पर हमला कि राम मंदिर में जो रामलला आज विराजमान है, क्या मालूम फिर कांग्रेस आ गई तो रामलला वापस टेंट में पहुंच जाए। इस तरह से भी प्रचार हमने देखा। किस तरीके से देखेंगे इस पूरा चुनावी प्रचार के तरीके को, और जो 20 मई को अब मतदान होना है उसके लिए कितने तैयार ये राज्य? देखिए प्रीति, जो 20 मई को मतदान होने जा रहे हैं इसमें वो हार्ड सीटें हैं जिस सीटों की चर्चा हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान की बाहर भी चर्चा हो रही है। अमेठी, रायबरेली, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। फैजाबाद, कैसरगंज, फैजाबाद जो जिसका नाम संसदीय क्षेत्र में फैजाबाद है, लेकिन उसको अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। जिस अयोध्या में बने राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख अपने एजेंडे में रखा है, जो खबर में आप जिक्र कर रही थी। ये लोकसभा का चुनाव है प्रीति, आपको याद होगा क्योंकि आप लंबे समय से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र विधानसभा के चुनाव में भी होता रहा है, लोकल स्तर के चुनाव में भी होता रहा है। कैसा कोई चुनाव नहीं रहा है जहां पाकिस्तान की चर्चा ना हो। अब पाकिस्तान की चर्चा के बहाने किस पे हमला होता है, ये सारे उन लोगों को भी पता है जो मतदान देने की तैयारी करते हैं या मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
चूंकि जिस हॉट सीट की मैं चर्चा कर रहा हूं 2019 के लोकसभा के चुनाव में अमेठी जो मजबूत दुर्ग था कांग्रेस का, जिसको किला भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कि गांधी परिवार की विरासत की सीट कैसे, लेकिन वहां पे अमेठी में अमेठी में स्मृति ईरानी ने दरार पैदा कर दिया था। हालांकि कांग्रेस की जरूर कोशिश है कि उस दरार को भरा जाए, उस किले को अपने कब्जे में लिया जाए। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा गया कि अपनी मां की विरासत बचाने आए हैं, गांधी परिवार को किला को अभेद बनाने के लिए आए हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए आए हैं। क्योंकि जब सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही थी तो विकल्प के तौर पर बहुत नामों को तलाशा गया। वही चर्चा थी कि प्रियंका गांधी भी चुनाव वहां से लड़ सकती है, लेकिन राहुल गांधी, क्योंकि उन लोगों का तर्क था कि माँ की विरासत बेटा ही बचाएगा। वहाँ योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिनेश सिंह है, हालांकि दिनेश सिंह भी बड़ा दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। और अमित शाह ने पब्लिक से उनका जो एड्रेस हुआ था, उन्होंने साफ कहा था कि आप रायबरेली हमको जिता दीजिए, हम मान जाएंगे कि 400 सीट हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गया है। एक मैसेज देने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि जो गांधी परिवार का गढ़ था उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने फतह कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर रजनीश, आप नॉमिनेशन के वक्त भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे रायबरेली में, जब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी का खेमा जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के लगातार प्रचार कर रहा है कि अमेठी हारे थे, वायनाड हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली का रुख किया, अब रायबरेली भी हारेंगे। अगर कांग्रेसी खेमे की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हो, किस तरीके से वो इसे काउंटर करते नजर आए? और मुझे न मालूम क्यों ऐसा महसूस हुआ कि रायबरेली के चुनावी प्रचार को भी कांग्रेस पार्टी ने उतनी संजीदगी से नहीं लिया जितनी चर्चा बाकी तमाम क्षेत्रों की होती रही। रायबरेली की हुई, लेकिन शायद देर से और थोड़ी कम। अब देखिए, आपको भी पता है प्रीति कि जब राहुल गांधी आए, जब लास्ट नॉमिनेशन का तारीख था, राहुल गांधी आए, राहुल गांधी का जब तक सीईसी ने नाम का ऐलान नहीं किया था तब तक लोग कंफ्यूज थे कहां से चुनाव लड़े थे। खुद मैं उस दिन अमेठी में गया था, चर्चा थी कि अमेठी में वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन उसके बाद जब फुर्सतगंज आए वहां से वो रायबरेली गए। लेकिन आपने जो कहा, भूपेश जो छत्तीसगढ़ के एक सीएम है, बघेल के हाथों कमान थी, कांग्रेस की अभी भी है, मजबूती से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एक सोनिया गांधी का कल जब वो पब्लिक को एड्रेस कर रही थी तो उन्होंने कहा कि अपने बेटा को आपके हवाले कर रही। देखिए, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पे लोग लाख आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन उनको पता है कि कैसे रायबरेली को लोगों को अपने आप से अटैच करना है। उन्होंने कहा ये राहुल गांधी के आपके हवाले कर रही, और राहुल गांधी से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा जिस तरह थोड़ा सा मन में जरूर डर है, और थोड़ा सा प्रीति अतीत में लेके चलूं दर्शकों को, कि वो रायबरेली है जहां राजनारायण जैसे समाजवादी, बहुत बड़े नेता राजनारायण नहीं थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पटकनी दिया था। तो कहीं ना कहीं सबके मन में डर होता है। अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव में हार मुंह खानी पड़ी थी। श्रद्धेय चंद्रशेखर जो पहले सोशलिस्ट प्रधानमंत्री कहे जाते थे, उनको गृह जनपद बलिया में चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। तो बड़े नेताओं में ऐसा अतीत का परिणाम जो रहा है, चौंकाने वाला रहा है। ठीक है, और अमेठी में जो हुआ वो भी सबने देखा था। बीते चुनाव में 2019 का जिक्र कर लेते हैं, जब स्मृति ईरानी से अमेठी की कॉन्स्टिट्यूएंसी राहुल गांधी गवा बैठे। तो ऐसे में रायबरेली में भी वो इतिहास न दोहराया जाए, इसको लेकर के कांग्रेस थोड़ी सी आशंकित हो सकती है। और फिर बीजेपी खेमे से लगातार ये हमला किया जा रहा है। ये लगातार बातें प्रचार के जरिए कही जा रही हैं कि वायनाड हार रहे हैं, इसीलिए अब रायबरेली का रुख कर रहे हैं। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास में। आशुतोष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बिहार की हालांकि इस 5वें चरण की अगर बात की जाए तो जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त सारण कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। बेशक आपने सही कहा, सारण से लालू प्रसाद यादव की चहेती बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य खड़ी है, और लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ रोहिणी के साथ खड़े हैं। लालू प्रसाद यादव की ये कोशिश हो रही है कि किसी भी कीमत पर सारण में रोहिणी जीत हासिल करे, और इसके लिए एड़ी चोटी एक करके लालू परिवार लगा हुआ है। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी के तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का शो भी हुआ है। तो 5वें चरण के चुनाव में सबसे हॉट सीट की अगर बात करें तो नंबर
नंबर 1 पर सारण है, नंबर 2 पर हाजीपुर है, जहां से चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर हमेशा से अपने को स्थापित करते रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन से यानी आरजेडी के कैंडिडेट के रूप में शिवचंद्र राम है, वो भी एक दलित चेहरा है। तो वहां भी हॉट सीट इसलिए हो गया है कि वो रामविलास पासवान का कभी सीट हुआ करता था और चिराग पासवान काफी जद्दोजहद के बाद वो सीट हासिल करके ठीक है आशुतोष, रोक रही हूँ एक मिनट आपको, क्योंकि आपने वो जो स्विच ओवर का जिक्र भी किया, जमुई से हाजीपुर। हालांकि यहां पर चिराग पासवान जनता के बीच जिस तरीके से इमोशनल अंदाज में पहुंचे और वोट अपील की कि जिस तरीके से मेरे पिताजी को यहां से लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है, वही आशीर्वाद का आकांक्षी हूं यहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि यूं तो चिराग जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पिता के साथ लगाव था, लिहाजा मेरा आना यहां बनता था। जनता पर इस तरह के संबोधन का और प्रचार का यह तरीका कितना असर डालता है? हालांकि चिराग पासवान को यहां से लगभग जीता माना जा रहा है, केक वॉक समझा जा रहा है, फिर भी कंपटीशन कितना ज्यादा है, कितना उन्हें चुनौती मिल रहा है दूसरे खेमे से? देखिए, रामविलास पासवान की विरासत के साथ साथ चिराग पासवान पार्टी में एक मैसेज देना चाहते थे। शायद यही वजह है कि जमुई सीट छोड़कर वो हाजीपुर आए। जहां तक जीत हार की बात करें तो रामविलास पासवान के परिवार का हाजीपुर में दबदबा रहा है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में शो करके रैली को संबोधित करके ये साफ कर दिया कि जो एनडीए के कोर वोटर हैं वो पूरी तरह से चिराग के साथ रहें, तो मतलब साफ है कि चिराग की जीत जो है वो करीब करीब निश्चित माना जा रहा है। जो जानकार हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सेफ सीट होने की वजह से चिराग ने हाजीपुर को चुना और दूसरी तरफ वो अपने पिता के विरासत को भी संभालना चाहता था, इसलिए भी हाजीपुर को चुनकर ये साबित करने का प्रयास किया कि रामविलास पासवान का असली वारिस हम ही है, पार्टी पर हमारा ही सबसे ज़्यादा अधिकार है। जब चाचा भतीजे के बीच मतभेद हुआ तो जो वोटर हैं, जो कैडर वोटर हैं, वो चिराग के साथ रहे। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने चाचा को छोड़कर भतीजे को अपना लिया और भतीजे को 5 सीट दे दिया। तो आप समझ सकती हैं कि किस अंदाज में चिराग का अपने पार्टी पर, अपने कैडर वोट बैंक पर दबदबा है और इसी का चिराग को फायदा मिला है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में चिराग की जीत हुई और इसका फायदा एनडीए पूरे बिहार में उठाना चाहती है, क्योंकि पासवान वोट करीब करीब 7% चिराग पासवान के साथ है और एनडीए को लग रहा है कि अगर पूरे प्रदेश में 7% वोट इंटैक्ट वोट एनडीए को प्राप्त होगा तो अन्य सीटों पर एनडीए को जीतने में सहूलियत होगी। तो इसी बात को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, चाचा को किनारा किया, भतीजे को गले लगा लिया, अपना हनुमान बता दिया। और इतना ही नहीं, चुनावी जनसभा में साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान की तारीफ की कि जिस अंदाज में ये संसद पहुंचते हैं और गंभीरता से बातें सुनते हैं और साथ में अपनी बातें रखते हैं, भविष्य का अच्छा सांसद होंगे चिराग पासवान। तो एक तारीफ के पुल भी प्रधानमंत्री ने बांधा और जनता के बीच मैसेज देने का काम किया कि यदि आप एनडीए के वोटर हैं तो आप इधर उधर ना जाएं, चिराग के साथ इंटैक्ट रहें। और प्रधानमंत्री का ये भाषण काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा चिराग पासवान को मिलेगा। ठीक ठाक मार्जिन से जीत दिलाने की कोशिश हो रही है। इसमें चिराग पासवान तो लगे ही हुए हैं, साथ ही पूरा एनडीए कुनबा भी लगा हुआ है। जी ठीक है, बने रहिए आशुतोष। जरा अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए इस 5वें चरण के मतदान के दरमियान क्या कुछ चीजें हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, वो भी उन्हें बता देते हैं। क्योंकि 5वें चरण का जो मतदान है इसमें 695 उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। 8 राज्यों और प्रदेश में ये चुनाव रहेगा। 49 सीटों के लिए चुनाव, जिसमें 12% महिला उम्मीदवार हैं। 695 उम्मीदवारों में से 227 करोड़पति इस 5वें चरण के मतदान के दरमियान चुनावी मैदान में है। अब मोदी सरकार के कौन कौन से मंत्री मैदान में, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, भिवंडी से कपिल पाटिल, बनगांव से शांतनु, पीयूष गोयल, मुंबई उत्तर से मोहनलालगंज से कौशल किशोर और लखनऊ से राजनाथ सिंह। तो देखिए मोदी सरकार के मंत्री, ये बड़े चेहरे जो इस मैदान में है। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से, डॉक्टर प्रवीण पवार यहाँ पर डिंडोरी से, स्मृति ईरानी अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मोदी सरकार के उन मंत्रियों के बारे में भी आपको बता रहे हैं जिनकी किस्मत 20 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी की 14 सीटें जिस पर 20 मई को मतदान होना है। महाराष्ट्र की 13 सीटें हैं जहां मतदान होगा 20 मई को। पश्चिम बंगाल की 7, तो बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा 20 मई को। ओडिशा की 5 सीटों पर 20 मई को ही मतदान होगा। वहीं झारखंड की 3 सीटें
तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक एक सीट पर 20 मई को मतदान होगा। 5वें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, ये तमाम वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आने वाली 20 मई को मतदान होना है। भारत एक्सप्रेस की आपसे अपील कि अगर आपके क्षेत्र में इस रोज मतदान हो तो इसे छुट्टी का दिन समझ करके जाया ना करें, अपना वोट जरूर डालें। महाराष्ट्र की 13 सीटों के भी बारे में आपको दिखा रहे हैं। धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य और दक्षिणी मुंबई में 20 मई को मतदान होगा। बिहार की 5 सीटों पर सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं ओडिशा की बरगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कंधमाल और अस्का में मतदान रहेगा। लगातार देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष मेरे साथ लगातार बने हुए हैं जो बिहार की उन हॉट सीट्स का जिक्र कर रहे हैं जहां पर आने वाली 20 तारीख को मतदान होना है, और मेरे साथ रजनीश भी लगातार बने हुए हैं लखनऊ से, जो यूपी में किसकी किस्मत ईवीएम में इस तारीख को कैद होगी ये हमें बता रहे हैं। एक बार फिर से रजनीश आपका रुख करते हुए, हमने राहुल गांधी का जिक्र किया, स्मृति ईरानी अमेठी से, हालांकि पिछली बार 2019 में राहुल गांधी को हरा करके एक बड़ी जीत इसे माना गया, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया। स्मृति ईरानी बीते कई दिनों से अमेठी में ही कैंप कर रही हैं, चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं, और जब से केएल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया, बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ये तो मुकाबला है ही नहीं, बहुत आसानी से एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। और यही डर था शायद राहुल गांधी को कि अमेठी से उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा अमेठी न आकर रायबरेली चले गए और वहां से नामांकन दाखिल कर दिया। जरा स्मृति ईरानी के चुनावी प्रचार के तरीके और जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके लिए उतारा गया, हालांकि प्रियंका उनका प्रचार करती नजर आई, किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली? क्योंकि मैंने सुना कि ये सांसद जो अब तक आपको नहीं मिले, मैं तो वो हूं जो यहीं रहती हूं और यहाँ की जनता को मुझे ढूंढने के लिए कोई खोज खबर नहीं करवानी पड़ती। देखिए, सबके समर्थकों के प्रति अपना अपना तर्क है। अगर कांग्रेस के समर्थकों से बात करेंगी तो उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी, चाहे कांग्रेस के सरकार या गांधी परिवार ने जो यहाँ विकास का खाका खींचा, उसको छू पाना स्मृति ईरानी के लिए बड़ा चैलेंज है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करेंगे या यह कहेंगे कि जो स्मृति ईरानी के समर्थक है, उन नेताओं से अगर बात करेंगे तो उनका कहना है कि देखिए, हमारे 5 साल स्मृति ईरानी सबके लिए सुलभ रही, जो आपने खबर में जिस बात को जिक्र किया, लेकिन सबका अपना अपना तर्क है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किशोरी लाल शर्मा का जीत का अंतर लाखों में होगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा। वहीं बीजेपी के नेता, वही जिस बार बार मैं बात को जिक्र कर रहा हूं कि आपने खबर में दर्शकों को बताया कि कह रहे कि राहुल गांधी डर के वजह से चले गए। वहीं कांग्रेसियों का तर्क है कि माँ का विरासत बेटा संभालता है। हम लोगों के पास, हम लोगों की एक पुरानी परंपरा रही है, उसी परंपरा को फॉलो करते हुए राहुल गांधी जो सोनिया की विरासत है रायबरेली, उसको संभालने के लिए गए हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर कुछ लोगों से बात हुई, जब हम वहाँ पे रिपोर्ट करने गए थे, अपना अपना तर्क था। देखिए, वो ये नहीं कह सकते हैं कि वो सिंगल पिच पे बैटिंग दोनों दल कर रहे हैं, मन में दोनों तरफ से हैं। हालांकि बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस बताने की जरूर वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस का जो अपनी पड़ताल है उसमें है कि लड़ाई है, और लड़ाई वन साइडेड नहीं है। अगर कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के फेवर में वहाँ का रिजल्ट आएगा, उनके दावों में कोई दम नहीं है। अगर बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि वहाँ हमारी स्मृति ईरानी सरपट भाग रही है, चुनाव जीत जाएंगे, लड़ाई है, लड़ाई का परिणाम क्या होगा, लेकिन वहाँ की जो लड़ाई है बड़ा रोचक हो गई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। हालांकि आज 5 बजे के बाद वो तो बंद हो जाएगा, जो बाहर के लोग प्रचार करने गए हैं वो जिला छोड़ देंगे, नियम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का गेम है। और थोड़ी सी स्मृति ईरानी के फेवर में एक समीकरण है कि राकेश सिंह जो गौरीगंज के विधायक थे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के पाले में चले गए थे। माना जा रहा है कि राकेश का फैक्टर थोड़ा सा बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। बाकी जनता परिणाम देगी, क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा सा प्रीति इंतजार करना पड़ेगा।
ठीक है, हम स्पेशली क्योंकि अमेठी के यूपी का लिए। ही जिक्र करें तो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से ये बादशाहत की लड़ाई है, इतिहास को किस तरीके से कायम रखना है, इसकी भी कोशिश की जाएगी। जरा समझ लीजिए, राजनाथ सिंह हैं यहाँ पर, देखिए पार्टी ने एक बार फिर से उन पर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भरोसा जताते हुए फिर मैदान में उतारा है। राहुल गांधी अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं रायबरेली से, तो अमेठी से स्मृति ईरानी है। पीयूष गोयल, मुंबई का अब जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। इन्हें इस बार राज्यसभा से नहीं बल्कि लोकसभा के रण में उतारने की तैयारी पार्टी की तरफ से की गई। अब जनता कितना साथ देती देखना होगा। इधर साध्वी निरंजन ज्योति, तो उमर अब्दुल्ला और चिराग पासवान, जिसकी चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं अपने इस शो में भी, और रोहिणी आचार्य जो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। तो क्यों अपने पिता के ही गढ़ का उन्होंने भी रुख किया है, क्योंकि सारण की जनता पहले लालू यादव को अभूतपूर्व प्यार देती रही है। ऐसे में लालू यादव जनता के बीच पहुंचे भी। जब नामांकन दाखिल करने रोहिणी आचार्य पहुंची थी तो लालू ने एक वोट अपील की बड़े इमोशनल अंदाज में कि मेरी बेटी अब इस मैदान में है और यहाँ संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए आपको रोहिणी आचार्य को ही चुनना चाहिए। तो तमाम वो चेहरे जो बादशाहत दोहराने की लड़ाई और इतिहास को जो विरासत के साथ में संजोकर आगे बढ़ाने का काम करना है, उसके लिए इस रण में ये दिग्गज चेहरे रहेंगे जिनके लिए 20 मई को मतदान होना है। मैं फिर आशुतोष आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि अभी रोहिणी आचार्य का जिक्र हमने किया और चिराग पासवान को लेकर के हमने बात की थी। रोहिणी आचार्य पर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बीते दिनों बिहार की सियासत में बहुत सी तब्दीलियां देखने को मिली और कहीं ना कहीं उसके पावट में रोहिणी आचार्य थी। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर खासी सक्रिय रहती हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उन्हें पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और वो तमाम चीज़ें जो जनता चाहती है वो रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर परोसती रही हैं। लेकिन इस बार जब हाल के दिनों में उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया जो नीतीश कुमार को नागवार गुजरा, उसके बाद बिहार की सियासत में उथल पुथल देखने को मिली थी। अब जो नज़दीकियाँ दूरियों में तब्दील हो चुकी हैं, उसके बाद लालू यादव अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारते हैं, लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं है। राजीव प्रताप रूडी भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं और क्षेत्र की जनता पहले भी उन्हें प्यार देती रही है। कितना मुश्किल रहने वाला है सारण का रण, ये समझना चाहूंगी। देखिए, आसान नहीं है। जहाँ तक रोहिणी आचार्य की पॉपुलैरिटी की बात करें तो लालू प्रसाद यादव को किड्डी देने के बाद रोहिणी आचार्य फोकस्ड हुई और लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण का केंद्र बिंदु बन गई। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए उनको तवज्जो मिला और फाइनली लालू प्रसाद यादव ने सारण से उन्हें टिकट दे दिया। लेकिन जहाँ तक इस पूरे मामले पर गौर करें तो राजीव प्रताप रूडी भी पूरे दमखम के साथ हैं और सबसे रोचक बात जो बिहार के 40 सीटों पर मुझे देखने को मिला है, जहाँ कहीं बीजेपी एमपी से आम लोगों की नाराज़गी सामने आई और जब हमने सवाल किया कि आप अपने एमपी से इतने नाराज़ हैं तो वोट किसे देंगे, तो तमाम लोगों ने यही कहा कि हम वोट मोदी को देंगे। तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रति नाराज़गी थी लोगों की, वो मोदी से एक तरह से कहें निपटारा हो जा रहा था। तो 40 सीट पर जो कैंडिडेट तो खड़े ही हैं, मोदी एक तरह से कहें ढाल बनकर खड़े हैं। पटना साहिब इलाके से चाय पे चर्चा की है, आ गया चुनाव पे चर्चा किया मैंने, और तमाम लोगों में से 10 में से 9 ऐसे लोग थे जो रविशंकर प्रसाद के खिलाफ बोल रहे थे कि वो तो आते नहीं हैं, वो जनता की सुनते नहीं हैं। लेकिन जब हमने पूछा वोट किसे करेंगे तो सीधे तौर पे उन लोगों ने कहा कि हम मोदी को वोट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जहां कमियां हैं या जो कैंडिडेट कमजोर है या जनता की नाराजगी झेल रहा है, वैसे कैंडिडेट को मोदी का जबरदस्त बैकअप मिल रहा है। कमोबेश यही हाल सारण में भी है। सारण में लालू प्रसाद यादव ने भावनात्मक रूप से अपील जरूर कर दी है, लेकिन मोदी का प्रभाव वहां भी है। एमवाई समीकरण के दम पे कोई चुनाव नहीं जीत सकता है जब तक कि ओबीसी ईबीसी वोट बैंक लालू जी के साथ न हो। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव ने जो इमोशनल अपील की है, ओबीसी ईबीसी वोट बैंक पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मोदी जी भी लगातार ओबीसी ईबीसी को टारगेट कर रहे हैं और एनडीए के तमाम नेताओं बिल्कुल। और इस बीच आशुतोष, आपने एमवाई फैक्टर का जिक्र किया, यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि लालटेन उजाला फैलाने के बजाय अंधेरा ही बढ़ाती चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंच पर ये कहते नजर आए, लेकिन साथ ही साथ जब आपने ओबीसी का जिक्र किया तो कर्नाटक में जो एक तरीका अख्तियार किया गया मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे से उठा करके सीट्स देने का, ये भी जनता के बीच बताते नजर आए कि आपका हक छीना जा सकता है अगर आपने इंडी गठबंधन को वोट दिया तो। इसका कितना असर लोगों में दिखा और ये कितना चर्चा का विषय बना हुआ है? बेशक प्रीति, सबसे ज़्यादा खासा असर डाला है ओबीसी ईबीसी वोट बैंक पे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का बयान आने के बाद
ये मामला पूरी तरह डाइल्यूट कर गया, क्योंकि तेजस्वी यादव 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहला मुद्दा था संविधान खतरे में पड़ जाएगा, बीजेपी आरक्षण समाप्त कर देगी, तीसरा नौकरी नहीं देगी बीजेपी। और इन तीनों मुद्दों के साथ जिस अंदाज में तेजस्वी यादव बढ़ रहे थे, जैसे ही बॉल स्विंग हुआ, बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण की बात की और लालू प्रसाद यादव का बयान आया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसी को आधार बनाकर बीजेपी आगे बढ़ी, प्रधानमंत्री आगे बढ़े और लगातार बीजेपी नेताओं ने जनता को कन्विंस किया कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कोटे का आरक्षण से कटौती करके ये इंडिया गठबंधन वाले लोग मुसलमानों को दे देंगे। और ये काम करने में बीजेपी कामयाब हुई है। शायद यही वजह है कि अब आरक्षण जैसे मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है। जो प्रमुख मुद्दे के साथ तेजस्वी यादव मैदान में उतरे थे, एक एक मुद्दे पर बीजेपी ने माकूल जवाब दिया और जिस अंदाज में इन्होंने बॉल को स्विंग कराया, उसी अंदाज में एनडीए के नेताओं ने छक्का जड़ा है। शायद यही वजह है कि अब वो प्रमुख मुद्दे डाइल्यूट हो गए और ऐसे मुद्दों पे चर्चा हो रही है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, धर्म जैसे मुद्दे पर, या फिर व्यक्तिगत टीका टिप्पणियां शुरू हो गई। वो इसलिए भी है ना आशुतोष, क्योंकि ये मुद्दे पहले भी, अगर पूर्व के भी जितने चुनाव रहे हैं उसमें हिट और फिट साबित हुए हैं। तो जो परखा हुआ फॉर्मूला होता है, जब लगता है कि कहीं कुछ डावाडोल सी स्थिति हो रही है तो उस फॉर्मूले को तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। चुनाव में जीत का मंत्र यही है। बहुत शुक्रिया तमाम विस्तार से चर्चा करने के लिए।